और नमस्कार और स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल CUT स्टडी कैपिटल में। और मैं हूं आपका हिस्ट्री का मेंटोर समीर मणि त्रिपाठी। और कई सारे बच्चों की ये क्वेरीज आती हैं कि सर क्लासेस कैसे चलती हैं, हमें डेमो क्लास चाहिए या क्लास का मीडियम कैसा होगा। तो उन सारे सवालों के जवाब लेके मैं हूं और मैंने ये कोशिश की है कि आज कुछ ऐसे PYQs लिए जाएं जिससे आपकी बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होने की ज़्यादा संभावना रहे। जनरली होता क्या है कि जब भी आप PYQs की बात करते हैं तो लोग क्या करते हैं, फैक्चुअल क्वेश्चंस उठा के उसको एक्सप्लेन कर देते हैं। वो इजी होता है, फैक्चुअल क्वेश्चंस आपको कहीं से मिल जाते हैं। इसलिए मैंने कोशिश की है कि आज जो है वो आपको जो बेसिक वाले चीजें हैं ताकि वो आपको पता चले कि कॉन्सेप्ट कैसे, सिद्धांत कैसे हमें पढ़ाए जाते हैं जो आपके आगे नेट वगैरह में भी काम आएंगे। तो क्लासेस की पहले बात कर लेते हैं कि हमारी जो क्लासेज हैं वो बाई लैंग्वेज चलती हैं, ठीक है, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों में चलती हैं। जनरली जो स्क्रीन होती है और वो इंग्लिश में PPT वगैरह शेयर की जाती है, उसका हिंदी में एक्सप्लेनेशन होता है और इसके साथ साथ हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको बुक्स और जो भी मटेरियल्स हैं वो प्रोवाइड कराए जाते हैं। अब बात करते हैं क्लासेस कैसे चलती है, तो क्लासेस पे भी अलग से वीडियोज आएंगी और बट अभी PYQs की काफी बच्चे बात कर रहे थे तो एक PYQs का एग्जांपल जो छोटा सा वीडियो है 10-12 मिनट का, और उम्मीद करते हैं कि आपको ये पूरा देखना होगा। अगर आप पूरा देखेंगे तो इससे आपको ये पता चल जाएगा, 10-12-15 मिनट बहुत होते हैं एक टीचर को जज करने के लिए। तो आप उसको जज करिए, देखिए कि कैसा पढ़ाया जाता है, क्या कॉन्सेप्ट सही है कि नहीं है। तो हम PYQs की बात करते हैं। जो हमारा पहला PYQ है वो CUET 2022 में आपका क्वेश्चन पूछा हुआ था। क्या पूछा हुआ था, और दिया हुआ है कि दो कथन दिए गए हैं और आपको उसके हिसाब से आंसर देना है। तो पहला असर्शन ए यानी कथन क्या है कि द डोमिनेंट मोड ऑफ वर्शिपिंग द गॉड्स ड्यूरिंग द अर्ली वैदिक पीरियड वाज थ्रू द रिसाइटेशन ऑफ प्रेयर। कि अर्ली वैदिक काल में देवताओं की पूजा का जो प्रमुख माध्यम था वो मंत्रोच्चार था। तो सही बात है, बिल्कुल सही बात है भाई, कि अर्ली वैदिक टाइम पीरियड में देवताओं की पूजा का जो माध्यम था मंत्रोच्चार था। जैसा कि आपको पता है कि ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र मिलता है। इसके अलावा अलग अलग देवताओं की पूजा के लिए हम देखते हैं अलग अलग उनको मंत्र डेडिकेट किए गए हैं। जैसे ऋग्वैदिक सोसाइटी में आप देखिए इंद्र को 250 हाइफन्स यानी 250 मंत्र उच्चारण उससे रिलेटेड है। तो इससे ये क्लियर हो जाता है कि जो अर्ली वैदिक यानी ऋग्वैदिक काल में जो देवताओं की पूजा का माध्यम था वो आपका क्या था, मंत्रोच्चार था। ठीक है, यही चीज चेंज हो जाएगी। आप लेटर वैदिक पीरियड देखेंगे तो वहां पे मंत्रोच्चार का जगह जो है वो धार्मिक कर्मकांड और अनुष्ठान ले सकते हैं, जो कि अगले क्वेश्चन में है। तो पहला क्वेश्चन सही हो गया। ठीक है, दूसरा क्या है, अब इसका कारण दिया है, रीजन क्या दिया हुआ है, द आर्यन वर्शिप गॉड ड्यूरिंग अर्ली वैदिक पीरियड फॉर देयर स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट। कि अर्ली वैदिक काल में यानी पूर्व वैदिक काल में और जो आर्य हैं वो अपने आध्यात्मिक उत्थान के लिए पूजा करते थे। तो क्या ऐसा है, बिल्कुल नहीं है। आप पूछेंगे सर क्यों नहीं है, तो इसलिए नहीं है क्योंकि अर्ली वैदिक काल में आर्य अपनी पूजा अपने धार्मिक उत्थान के लिए पूजा नहीं करते थे। ठीक है, किस लिए पूजा करते थे, ताकि उनके ऊपर जो नेचुरल प्रॉस्पेरिटी के लिए पूजा करते थे, प्राकृतिक देवताओं की पूजा करते थे, प्रकृति की वो पूजा करते थे। जैसे अगर इंद्र की पूजा कर रहे हैं तो उसके पीछे एक प्रकृति का कारण था। क्या कारण था, कारण ये था कि इंद्र जो है वो बारिश के देवता थे, इसके अलावा वो शत्रुओं से उनकी रक्षा करते थे। तो वो अपने स्पिरिचुअल नहीं, अपनी प्रॉस्पेरिटी के लिए पूजा करते थे। ठीक है, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये सही है, आर गलत है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया है, ये भी 2022 का ही है। ठीक है, CUET का ही है। क्या है, पहला शीर्षन ये दिया हुआ है, द किंग ड्यूरिंग लेटर वैदिक पीरियड परफॉर्म्स वेरियस सेक्रीफाइसेस एंड रिचुअल। कि लेटर वैदिक यानी उत्तर वैदिक काल में राजा जो है वो कई प्रकार के यज्ञ और धार्मिक अनुष्ठान करता था, नर बलि या पशु बलि देता था। तो बिल्कुल सही बात है। क्यों होता था ऐसा आखिर में उत्तर वैदिक काल में, इसलिए ऐसा इसलिए होता था क्योंकि लेटर वैदिक काल में जो किंगशिप है वो हेरिडेटरी हो गई थी, राजा की शक्ति और प्रतिष्ठा में वृद्धि हो गई थी। अब राजा ट्राइब्समैन के बीच में से यानी कबीलों के बीच से नहीं चुना जाता था, बल्कि जिसके पास सत्ता होती थी वही राजा होता था और राजा का पद वंशानुगत हो गया था। अर्ली वैदिक टाइम पीरियड में राजा का पद वंशानुगत नहीं था। तो ये चीज हो गई, पहला सही है। अब हम रीजन देखते हैं क्या है। रीजन ये है, ऑल दीज रिचुअल्स एंड सेक्रीफाइसेज इम्प्रेस्ड द पीपल बाय द डेमोन्स्ट्रेटिंग द पावर एंड द प्रेस्टीज ऑफ द किंग। तो ये सारे जो रिचुअल्स यानी जो धार्मिक कर्मकांड और बलिदान दिए जाते थे वो इसलिए दिए जाते थे ताकि राजा की प्रतिष्ठा और शक्ति को लोगों के सामने रखा जा सके। तो सही बात है कि अगर मान लीजिए कोई एक व्यक्ति प्रतिष्ठित है
ठीक है, समाज में उसकी प्रतिष्ठा है, तो कैसे लोगों को पता चलेगी? मान लीजिए आपके अभी आप मॉडर्न डे से जोड़िए, कोई आईएएस आईपीएस हो गया तो कैसे पता चलेगा कि वो आईएएस आईपीएस हो गया? नीली बत्ती लेके घर में जाएगा, एक बड़ा सा बंगला बनाएगा, बाहर नेम प्लेट लगाएगा ना, फलाने आईएएस आईपीएस, तो इससे क्या हो गया, उसकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। तो सेम चीज वहां भी हो रही थी। जब राजा शक्तिशाली हो गया तो उसने कहा कि लोगों को पता चलना चाहिए ना कि मैं राजा हूं और लोकता करनी चाहिए। तो वो कैसे होगी? ये इसी तरीके से होगी जब वो दिखाएगा कि इतने बड़े बड़े मैं यज्ञ करूंगा कि आप में से किसी के पास इतनी सामर्थ्य नहीं है कि आप उतने बड़े यज्ञ कर सको। तो समझ रहे हैं? तो यहाँ रीजन भी सही है, कथन भी सही है, तो यानी बोथ ए एंड आर इज करेक्ट एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, ये चीज हो गई। अगला क्वेश्चन क्या है? ये मॉडर्न इंडिया क्वेश्चन है, ये सीयूटी 2023 का क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछा हुआ? इसमें भी 4 कथन दिए गए हैं और पूछ रहा है इनमें से कौन सा कथन सही है। तो पहले कथन की हम बात करते हैं। देवेंद्रनाथ टैगोर कैरिड फॉरवर्ड द ट्रेडिशन ऑफ राजा राम मोहन राय, कि देवेंद्रनाथ टैगोर ने जो है वो राजा राम मोहन राय के जो परंपराएं थी, जो उनके धार्मिक सुधार थे, उनको आगे बढ़ाया। बिल्कुल सही बात है, बढ़ाया था। क्यों? क्योंकि राजा राम मोहन राय की मौत के बाद जो है इनके जो समाज था ब्रह्म समाज, उसको बेसिकली केशव चंद्र सेन और देवेंद्रनाथ टैगोर ने आगे बढ़ाया था। बाद में इन दोनों के बीच में मतभेद हो जाते हैं और ये दोनों अलग हो जाते हैं। वो चीजें हम लोग क्लास में डिस्कस करते हैं जब पीवाईक्यू पढ़ाते हैं। तो इसके अलावा राजा राम मोहन राय क्यों इंपॉर्टेंट थे? क्योंकि इन्होंने सती प्रथा पे बैन लगवाया था, आपको पता है। 1829 में विलियम बेंटिंक ने जो सती प्रथा पे बैन लगाया था, और उसमें भी एक क्वेश्चन बनता है। जो 1829 में विलियम बेंटिंक का सती प्रथा बैन हुआ था, वो केवल बंगाल प्रेसिडेंसी में लागू हुआ था। बाकी मुंबई और मद्रास वाली प्रेसिडेंसी में सती प्रथा वाला जो बैन है वो 1830 में लागू हुआ था। ये भी आपको जानना है, ये भी आपको क्लास में पढ़ाया जाता है। राजा राम मोहन राय ऐसे आदमी थे जो विदेश में मरे थे। ठीक है, बेसिकली ये अकबर सेकेंड का मुकदमा लड़ने वहां गए थे, कहाँ? इंग्लैंड में, और वहीं पे इनकी मौत हो जाती है। तो ये चीजें भी आपको क्लास में बताई जाएंगी। तो बेसिकली मेरी जो क्लास है वो किस्से कहानियों के थ्रू चलती है, क्योंकि इतिहास जो है वो कहानी ही है। कहानी को आप जितने रोचक तरीके से लोगों को, बच्चों के सामने रखेंगे, उतने ही अच्छे तरीके से उनको समझ में आएगा और जीवन भर वो नहीं भूलेगा। तो मेरा ये प्रयास रहता है क्लास में कि जब भी पढ़ाया जाए आपको किस्से कहानियों के थ्रू पढ़ाया जाए। दूसरा क्या है? सेकेंड कथन क्या है कि ब्रह्म समाज डिड नॉट मेड एफर्ट टू रिफॉर्म हिंदू रिलीजन, कि ब्रह्म समाज ने जो है हिंदू धर्म में सुधार का कोई प्रयास नहीं किया। ये गलत बात है। आपको पता है कि ब्रह्म समाज ने हिंदू धर्म में जो सामाजिक कुरीतियां थी, सोशल एविल्स थे, उनको दूर करने का प्रयास किया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन गलत हो गया। तीसरा क्या है? परमहंस मंडली बिगन रिफॉर्म्स इन द बॉम्बे, कि परमहंस मंडली जो है उसने बॉम्बे में रिफॉर्म शुरू किया। तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि परमहंस मंडली की जो स्थापना हुई थी वो महाराष्ट्र में हुई थी, तो वो किया था। परमहंस मंडली से कई बार क्वेश्चन पूछता है कि परमहंस मंडली की स्थापना कहाँ हुई थी, तो वो महाराष्ट्र बॉम्बे में हुई थी। ये आपको जानना है। अगला क्वेश्चन क्या है? स्वामी विवेकानंद पॉपुलराइज्ड वेदांता एज फुल्ली रेशनल, कि स्वामी विवेकानंद ने जो है वो वेदांत को तार्किक बनाया। तो ये भी सही बात है कि स्वामी विवेकानंद ने तर्क के आधार पे अपनी बात कही थी। ठीक है, रेशनल थे, ऐसा नहीं है कि कुछ भी उठा के बोल देते थे। जब वो अमेरिका गए तो बाकी लोग अलग तरीके से संबोधन कर रहे थे, लेकिन इन्होंने क्या किया? मेरे भाइयों और बहनों, ये कह के जब अमेरिकियों को संबोधित किया तो उनके अंदर क्या आया? एक भावना आई कि एक ऐसा वक्ता आया है जो कि हमें भाई बहन मानता है, जो अपना मानता है, इसलिए इनका मान बढ़ा। तो ये सही है। ये आपको पता ही है गलत है। क्यों? क्योंकि रामकृष्ण परमहंस वाज डिसाइपल ऑफ स्वामी विवेकानंद। बिल्कुल गलत बात है। स्वामी विवेकानंद के शिष्य रामकृष्ण परमहंस नहीं थे। ठीक है, बल्कि स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। तो इसका सही आंसर ए, सी और डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आप कहेंगे सर आपने तो फैक्चुअल बोला था नहीं पढ़ाएंगे, फैक्चुअल क्यों ला दिए? तो उसके पीछे भी एक रीजन है। क्या रीजन है? जैसे जो दक्षिण भारत था उसमें दो थे। विष्णु धर्म को मानने वालों को अलवार बोला जाता था और शिव को मानने वालों को नैनार बोला जाता था। तो इसमें क्वेश्चन ये पूछा है, हु वाज द फॉलोइंग वाज अ फीमेल डियोटी ऑफ शिवा, यानी निम्नलिखित में से कौन शिव की भक्त थी या नैनार थी? तो वो करिकाल अमैयर थी। वैष्णव और शैव सेक्ट में एक बेसिक डिफरेंस ये था कि शिव को मानने वाली कई सारी महिला संत थी, लेकिन विष्णु को मानने वाली केवल एकमात्र महिला संत जो है वो अंडाल थी। तो ये क्वेश्चन ज्यादा पूछा है कि हु वाज द ओनली फीमेल डिवोटी ऑफ विष्णु, यानी अलवार संतों में महिला कौन थी? तो वो अंडाल थी। तो देखिए दो क्वेश्चन आपका बन गया। मीराबाई आपको पता है मेवाड़ की हैं और ये आपकी 16th सेंचुरी में आ जाती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? ये है और ये फिर परमानेंट सेटलमेंट का है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कैसे अभी बताते हैं। असर्शन पहला ये दिया हुआ, कथन दिया हुआ, जमींदारी सिस्टम वाज आल्सो नोन एज द परमानेंट सेटलमेंट,
कि जो जमींदारी व्यवस्था है उसको अस्थाई बंदोबस्त के नाम से जानते थे। तो बिल्कुल सही बात है, जमींदारी व्यवस्था को अस्थाई बंदोबस्त के नाम से जानते थे, जो कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम पीरियड में लागू की गई थी। अस्थाई व्यवस्था इसमें क्यों कहते थे, अस्थाई व्यवस्था क्यों कहते थे, इसलिए कहते थे क्योंकि इसमें जमींदारों को भूमि का स्वामी माना गया। लॉर्ड कॉर्नवालिस सेड दैट जमींदार वर द लैंड ऑनर, और जो सरकार है वो जमींदारों के साथ ये फिक्स कर रही थी कि कितना लैंड होगा। तो इसमें जो है सनसेट का नियम लगा था कि जमींदारों को जो है, मान लीजिए अगर 100 रुपया जमींदार वसूलता है तो उसमें से 89 रुपये सरकार के खाते में जाता था और 11 रुपये जो है वो जमींदार के खाते में जाता था। ठीक है, और ये जो है परमानेंट सेटलमेंट था। और सनसेट का नियम था, सनसेट का नियम क्या था कि अगर सूर्यास्त के पहले जमींदार अपना कर जो है सरकार को नहीं दे पाया तो जमींदार की जमींदारी जो है वो छीन ली जाएगी, उसको नीलाम कर दिया जाएगा। दूसरा क्या है, इन द लाइट ऑफ इन दिस सेटलमेंट द रेंट टू बी पेड बाय द पीजेंट टू द जमींदार वाज फिक्स, कि इस व्यवस्था में क्या था कि किसानों के द्वारा जमींदार को दिया जाने वाला कर फिक्स था, तो नहीं था। क्यों नहीं था, क्योंकि ये सेटलमेंट जो है जमींदार और सरकार के बीच थी, तो जमींदार सरकार को कितना देंगे ये फिक्स था। ठीक है, किसान जमींदार को कितना देंगे ये फिक्स नहीं था। ये वन ऑफ द मेजर ड्रॉबैक था। ठीक है, मेजर सेटबैक था। एक तरीके से कहें सबसे अधिक दोषारोप जो लगा इसमें अस्थाई बंदोबस्त में वो यही था कि सरकार और किसानों के बीच कई सारे इंटरमीडिएटरीज यानी मध्यस्थ क्रिएट हो गए। कैसे मध्यस्थ हो गए कि सरकार जिनको मान लीजिए जमींदारी देती थी वो अपने कलकत्ता में आके रहने लगते थे, वो अपने किसी नौकर या किसी और को देते, तुम वहां से टैक्स वसूल करो। तो मान लीजिए वो किसी और को देता था, वो किसी और को देता था। तो इस तरीके से क्या होता था, एक्चुअली में जो टैक्स 2 रुपया लगना चाहिए किसानों के ऊपर, वो टैक्स 10 रुपया लगता था और किसानों की स्थिति बहुत बुरी हो गई। किसान जो है इस व्यवस्था से नाखुश हो गए थे। तो ये इसके डिमेरिट्स हैं। तो ये आपको पूरी चीजें जो है वो क्लास में बताई जाती हैं। ठीक है, तो ये चीज हो गई। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, विच इज द यंगेस्ट द्रविडियन लैंग्वेज दैट इस्टेब्लिश्ड इट्स फुल आइडेंटिटी एंड डिस्टिंक्टिव क्वालिटी ओनली इन द 16th एंड 17th सेंचुरी। निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी भाषा है जिसने 16वीं और 17वीं शताब्दी में उसने अपने आप को पूरी तरीके से विकसित किया। अब आप कहेंगे सर ये तो पढ़ाया नहीं जाता, ये कहीं भी आपको कोई ये नहीं इस तरीके से क्वेश्चन नहीं पढ़ाएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, लेकिन आपको दिमाग लगाना होगा। कैसे लगाना होगा, पहला दिया हुआ है तमिल। तो आप सोचिए, क्या मैं तो तमिल के बारे में अपने क्लासेज में सोर्सेज में ही बता देता हूँ कि तमिल कब से है। आपको पता है पूरे संगम लिटरेचर जो है तमिल में लिखे गए हैं, तो तमिल जो है सबसे ओल्डेस्ट भाषा हो गई। ठीक है, आइए मलयालम। मलयालम के बारे में जो आपको पता है वो 17th 18th सेंचुरी से स्टार्ट होती है। ठीक है, तेलुगु। तेलुगु आप देखिए, तेलुगु काकतीय रूलर्स ने स्टार्ट कराया था। काकतीय रूलर्स के टाइम पीरियड में तेलुगु भाषा थी, रामायण महाभारत वगैरह लिखे जाते हैं। और इसके अलावा भी देखिए आप ये कि 16th सेंचुरी में 16वीं शताब्दी में कृष्णदेव राय का जो अमुक्त माल्यद है वो हमें मिल जाता है। अमुक्त माल्यद हमें मिल जाता है, यानी 16वीं शताब्दी तक तेलुगु जो भाषा थी वो अपने पूर्ण रूप में आ चुकी थी, उसके ऊपर किताबें लिखी जा चुकी थी। ठीक है, कन्नड़ा। कन्नड़ा कब आता है, कन्नड़ा अगर आपको याद हो तो राष्ट्रकूट रूलर जो अमोघ वर्ष था उसने कन्नड़ भाषा में कविराज मार्ग लिखा था, जो कि पहली प्रमाणिक किताब है। तो इस तरीके से हमें, अगर आपको ये बाकी चीजें पता है जो कि मैं सोर्सेज में बताता हूं, तो आपको ये पता चल जाएगा। जो मलयालम है, मलयालम जो है सबसे नई लैंग्वेज है जो कि 17वीं शताब्दी में पूर्ण रूप से आती है। तो इस तरीके से हम लोग PYQ सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये क्लास पसंद आई होगी। और अगर आपको किसी मेंटोर या अगर आप किसी कोचिंग वगैरह के थ्रू लेना चाहते हैं तो आप लेंगे। एक और क्वेश्चन बचा हुआ है, इसको भी कर ही लेते हैं। एक्चुअली 5 ही क्वेश्चन का मेरा था, बट ठीक है, 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। देखिए, द ड्राई जोन ऑफ सेंट्रल पेनिनसुला वाज होमलैंड ऑफ द होयसला, काकतीयाज एंड लेटर विजयनगर। कि जो सेंट्रल पेनिनसुला यानी जो प्रायद्वीपीय भाग था वो जो है काकतीया, होयसला और विजयनगर एम्पायर का स्थान था। तो सही बात है, जो आंध्र प्रदेश वाला एरिया है उसको कहा जाता है। यहाँ पे ये तीनों रूल करते थे, ये सही है। बी क्या है, इन 13th सेंचुरी होयसलाज एंड काकतीया अ मोर वॉरलाइक एज एट द हैंड ऑफ पेनिनसुलर सोसाइटी। तो ये जो होयसला और काकतीया किंगडम थे ये लड़ते रहते थे, युद्धकालीन समाज थे। तो सही बात है, युद्धकालीन समाज थे, क्योंकि आपको पता है खिलजियों के साथ भी लड़ रहे हैं ये होयसल और काकतीया, तुगलकों के साथ भी लड़ रहे हैं। 13th सेंचुरी आप देखिए समय है जब हरा अटैक आने लगा। ठीक है, और इसके अलावा ये आपस में भी लड़ते रहते थे।
काकतीय से एक और क्वेश्चन बनता है कि रुद्रमा देवी किस डायनेस्टी से बिलोंग करती थी, तो वो काकतीय डायनेस्टी से बिलोंग करती थी। तीसरा है विजयनगर वाज अ मिक्स्ड रूरल इकोनॉमी ऑफ पीजेंट्स, हर्ट्समैन एंड फॉरेस्ट पीपुल, कि विजयनगर जो सोसाइटी थी वो एक मिक्स इकोनॉमी थी, ठीक है, कि उसमें व्यापारी भी रहते थे, किसान भी रहते थे, जंगली लोग भी रहते थे, ये भी सही बात है। और अगर आपको विजयनगर की इकोनॉमी की किताब पढ़नी है तो लाइक आप फिलिप वैगनर को पढ़ सकते हैं, फिलिप वैगनर की किताब है। और जैसे आपको काकतीयाज पे पढ़ना है तो वो भी मैं क्लास में बताता हूँ कि सिंथिया टालबोट की किताब है प्री कॉलोनियल इंडिया इन प्रैक्टिस, ठीक है, उसमें आंध्र प्रदेश में काकतीयों के बारे में बताया गया है। तो इस तरीके से हम सेकेंडरी सोर्स हिस्टोरियोग्राफी भी कवर करते हैं। नेक्स्ट क्या है, होमलैंड ऑफ काकतीय होयसलाज एंड विजयनगर आज डिपेंड ऑन द टैंक इरिगेशन, ठीक है, कि तालाब के हिसाब से खेती होती थी, कि तालाबों के ऊपर खेती होती थी, क्यों, क्योंकि ये ड्राई जोन थे, नेचुरल वर्षा कम होती थी, तो ये बात भी सही है। और सिंथिया टालबोट वगैरह ये बोलते हैं कि जब भी एक मंदिर बनता था तो उसके साथ एक तालाब अटैच कर दिया जाता, टैंक, क्यों, ताकि वो जो है सिंचाई व्यवस्था हो सके, ये सही है। हाई लेवल मल्टी क्रॉप प्रोडक्शन वाज द स्पेशलिटी ऑफ द सेंट्रल पेनिनसुला, ठीक है, कि एक साल में कई सारी फसलें उगाई जाती थी, ये गलत है, आपका जो आंसर होगा ए बी सी और डी होगा। तो ये छोटा सा क्लास था, उम्मीद करते हैं आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर आप जुड़ना चाहें तो आपको व्हाट्सएप नंबर हमारा मिल जाएगा हमारे चैनल का, आप उसके थ्रू जो है हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इस तरीके से हम लोग तैयारी कराते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा भी अगर आप लोगों की जैसी कमेंट सेक्शन वगैरह में डिमांड रहेगी कि क्या आपको पढ़ना है, कौन सा टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहिए, तो वो सारी चीज़ें हम लोग करेंगे, ठीक है। तो धन्यवाद, मिलते हैं जल्दी अगले क्लास में, ठीक है। टेक केयर और डू योर बेस्ट। हमेशा ये करना चाहिए कि आपको अपना बेस्ट देना चाहिए। और वीडियो आखिरी तक देखने के लिए धन्यवाद।